हाँ जी, आगे देखिए। हाँ जी, तो देखिए आगे क्या है सिलेबस में। अगर हम आगे देखेंगे तो यहां से हमने शुरू किया था भाई, जस्ट वेट। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इंडक्शन मोटर जो है, आपने भी देखा होगा, जो फैन में एक मोटर लगी होती है, घर में जब हम पानी भरते हैं, ठीक है, वो इसको हम अपना टल्लू पंप भी बोलते हैं नॉर्मल, तो उसको थ्री फेस, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और एक थ्री फेस में भी आती है इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इंडक्शन मोटर क्या है? ये एक एसी मोटर है, याद रखना, ये एसी मोटर है। फिर मैंने आपको बात बताई थी, मोटर का काम, मोटर का क्या काम होता है? मोटर को पहले हम सप्लाई देंगे। सप्लाई कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और जब मोटर घूमने लगेगी तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। और जो प्रिंसिपल है हर मोटर का, हर इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ, इंडक्शन वर्ड तो आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या प्रोसेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद इंडक्शन मोटर का मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए अभी मैंने आपको बोला कि अगर पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक और आई फॉर इंडक्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, फिर ये लिखाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? फैराडे लॉ। किसने दिया था ये लॉ? फैराडे ने। तो फैराड, बस आप कैसे पहचानोगे इस पेपर में इस चीज को? इंडक्शन वर्ड से। किससे? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा, या तो जस्ट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा, या वहां पे क्या लिखा होगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कितने टाइप की होती है? अभी आपको मैंने दो मोटर दिखाई, एक सिंगल फेस होती है और एक थ्री फेस होती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, सिंगल फेस होती है और थ्री फेस में होती है। ठीक है, सिंगल फेस में होती है और थ्री फेस में होती है। ठीक है जी, ओके। तो जो थ्री फेस वाली मोटर है ऑब्वियसली इसकी हाई पावर की होती है, डेफिनेटली थ्री फेस वाली हाई पावर होगी। और जो सिंगल फेस वाली होती है वो लो पावर की मशीन होती है। अब किसका कहाँ यूज होता है? जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, इसका पेपर में क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ यूज होती है। मैंने अभी बताया आपको, फैन में, फ्रिज के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर। ठीक है, ये एक मशीन यूज होती है। तो पेपर में पूछेगा वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर लगती है, तो आप बोलेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। क्या आंसर दोगे? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, मोटर के दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, स्टेटर और रोटर। स्टेटर और रोटर याद है? वो डीसी मशीन में भी बताया होगा, स्टेटर और रोटर। ठीक है, ये देखो मोटर में क्या अलग होता है, तो स्टेटर लगा होता है और एक क्या लगा होता है कंपोनेंट में? रोटर। ठीक है जी। इसके बाद मोटर के अंदर कुछ स्पीड कंट्रोल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पीड, मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड यूजिंग फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिवाइस। तो वीएफडी की फुल फॉर्म पूछेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो क्या करते हैं? मोटर की स्पीड को वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करते हैं? मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, राइट।
इंडस्ट्री में भी यूज होती है भाई, और डोमेस्टिक भी। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? जहां पर कुछ फैक्ट्री वगैरह होती है, तो वहां पर कहाँ यूज होती है ये मोटर? कन्वेयर में, कंप्रेशर में, पंप में, मिक्सर में। और डोमेस्टिक तो बता ही दिया आपको, फैन। डोमेस्टिक मतलब घरों में, फैन में, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, हेयर ड्रायर में। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं, और वही हमारे पेपर का नेचर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन याद रखना, पेपर में पूछेगा इंडक्शन मोटर कैन बी एनालोगस टू। देखिए आपने ऑलरेडी डिवाइस पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मर। तो इंडक्शन मोटर किसके साथ एनालोगस होती है? इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको, वो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट वाला करवाया था। जैसे ईएमएफ का एनालोगस होता है एमएमएफ, रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस। ठीक है, उसी तरह आपसे पेपर में पूछेगा इंडक्शन मोटर का क्या है। याद रखना, इंडक्शन मोटर का एनालोगस क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। लास्ट टाइम आपको करवाया था मैंने। यहां तक कि इंडक्शन मोटर को कई बार हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। इंडक्शन मोटर समटाइम कॉल्ड रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं इसको? रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपको भी मैंने आपको बताया, मोटर दो टाइप की होती है, सिंगल फेस और थ्री फेस। ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर में पूछा है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में अगर रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए, रोटर को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये किसकी तरह सिमिलर होगा? किसकी तरह ये सिमिलर होगा? ठीक है, देखिए मैंने अभी बोला जो इंडक्शन मोटर होती है वो रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करती है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? एक साइड प्राइमरी होती है, एक साइड सेकेंडरी होती है। किसके अंदर? ट्रांसफॉर्मर के अंदर। उसी प्रकार मोटर में क्या होती है? एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो अगर रोटर को ब्लॉक आप कर रहे हो, तो रोटर का ब्लॉक करने का मतलब सेकेंडरी में कुछ करने से है, क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी से स्टेटर से एनालोगस हो जाएगी, स्टेटर रोटर से एनालोगस हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि रोटर को अगर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, रोटर को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें, और वो ऑपरेशन होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। याद रखना, ये तो सिंक्रोनस मोटर स्लिप टेस्ट वाला ये भी गया, ओपन सर्किट वाला भी गया। सेकेंडरी जहां पर लिखा हुआ है वो इसका आंसर बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी किससे एनालोगस होता है? रोटर से। ठीक है, इसका आंसर ए है भाई। क्या है? ए। नेक्स्ट, देखिए हर इलेक्ट्रिकल मशीन को चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। इन मशीन्स को, इलेक्ट्रिकल मशीन को चलने के लिए एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है। जैसे हम लोगों को खाना हम क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें बॉडी को चलाना है, एनर्जी देनी है। कुछ खाना तो अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो बहुत ड्रास्टिकली बॉडी वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनको हमेशा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। जैसे हम सो रहे होते हैं तो हार्ट भी काम कर रहा होता है, ब्रेन भी काम कर रहा होता है, तो कुछ कम से कम एनर्जी तो चाहिए चाहिए, चाहे हम आराम से पड़े हैं, लेटे हुए हैं। तो उस तरह की एनर्जी के लिए भी उसको बोलते हैं जो बॉडी को चला रही है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, इन मशीन्स को चलाने के लिए कम से कम हम नो लोड करंट तो देते ही देते हैं। वो नो लोड करंट होता है उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट होता है वो 10 से 20% होता है। फुल लोड का कितना होता है? 10 से 20। वैल्यू याद रखना, नो लोड करंट। कई बुक में 10 से 30% तक भी लिखा होता है। आप याद रखना, बहुत बड़ी वैल्यू है 10 से 30। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में देखिए नो लोड करंट कितना चाहिए? 2 से 6%। तो ट्रांसफॉर्मर का नो लोड करंट कम होता है 2 से 5%, 2 से 6% के आसपास। और 10 से 20% के आसपास जो करंट होता है, नो लोड करंट होता है, आपकी इंडक्शन मोटर को चाहिए। राइट, ये वैल्यू याद रखना। तो ये पूछ रहा है क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू आंसर है इसका। क्या आंसर है? ट्रू। तो याद रखना, मोटर को 10 से 20% चाहिए नो लोड करंट, और ट्रांसफॉर्मर के 2 से 6% ऑफ फुल लोड करंट चाहिए। राइट, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर को नो लोड करंट चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। मोटर के अंदर कितना करंट बह रहा है? 100 एम्पियर। तो नो लोड करंट कितना आएगा? 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर का सीधा सीधा आप क्या निकाल दो? 10% निकाल दो। कितना निकाल दो? 10%। तो निकाल दिया आपने 10%, ये 2 जीरो कट गई।
कितना आगे 10 आ गया, कितना आगे 10। तो 10 के पास आंसर देखो, आपका 10 के पास कौन सा आंसर है, ये 10 से पास नहीं है, ये 10 से ज्यादा है, ये भी 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो कितना आएगा 12 एम्पियर, कितना आएगा 12 एम्पियर। ठीक है। द नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी लेस, भाई बहुत कम होता है ट्रांसफॉर्मर में, भी मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट बहुत कम होता है, देखो यहाँ 2 से 6% होता है बस। क्यों भाई, जबकि मोटर में ज्यादा होता है नो लोड करंट, ऐसा इसलिए होता है, उसका क्वेश्चन ये है ट्रांसफॉर्मर में जो नो लोड करंट होता है ये बहुत कम चाहिए, इसका आंसर ए है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने के लिए जो पाथ है वो आयरन है, क्या है आयरन। और आयरन के अंदर अगर थोड़ा करंट भी दे देंगे तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर होती है, क्या होती है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि एयर में से फ्लक्स को लेकर जाना है आपको। एयर तो अपने अंदर कम फ्लक्स पास करवाएगा ना, तो स्टेटर से रोटर तक एनर्जी लेके जाने के लिए हमें एयर के थ्रू जाना है। जब एयर के थ्रू, आपको पता है ना मोटर में स्टेटर रोटर के बीच में एयर होती है, एयर गैप होता है ना, अब मोटर घूम रही है तो एयर गैप तो होते हैं उनके बीच में, अगर रोटर और स्टेटर से टच हो गया तो फिर मोटर घूमेगी नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर में कम चाहिए क्योंकि रिलक्टेंस पाथ कम होता है, इसका आंसर ए ही करो। तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए ही आ रहा है। हाँ जी, इंडक्शन मोटर का जो नो लोड, अब करंट नहीं बोल रहा है, पावर फैक्टर बोल रहा है, क्या होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी मशीन को अंदर ये बताती है कि कितना रिएक्टिव पावर बनाएगी, राइट, एक तरह से। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत कम होता है, वो जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन जो जीरो के आसपास की वैल्यू है 0.2 लेस वैल्यू, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिकल जो एयर गैप होता है इंडक्शन मोटर में बहुत कम रखा जाता है, जो अभी बोला ना मैंने एयर गैप होता है। इसका आंसर ये है लो पावर फैक्टर, लैगिंग नेचर, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट एक तरह से नो लोड करंट का ही पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, नो लोड करंट का। इसका आंसर सारे ही बन जाएंगे, डी इसका ऑप्शन, क्योंकि डी में लिखा है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, राइट। तो एक तरह से ना डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, इंडक्शन मोटर्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे, जैसे कि हमारी अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर। और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा, एक सेकंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जब ये अल्टरनेटर वगैरह खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ये वाला पोर्शन, फिजिक्स, यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब कुछ क्या है, इस पे हम वर्कआउट करेंगे ऑलमोस्ट डे आफ्टर टुमारो। मतलब एक क्लास और चाहिए मुझे उसके लिए, इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक या दो क्लास, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस वाले पार्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक, ट्रांसफर ऑफ हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, तो ये सब कुछ करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, चलिए